नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उससे रिलेटेड जो भी डाउट होते हैं उन सबको क्लियर करते हैं और एग्जाम में किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सबको हम जो है वो यहाँ पे चर्चा में लाते हैं। आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा दोस्तों लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट, जितना इस वजन कम है, टॉपिक जो है वो हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से उतना ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूं कि कोई भी डिजीज से रिलेटेड भाई इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके मैनेजमेंट में से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में कहता हूं कि इसमें टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आज की क्लास के बारे में कहूं दोस्तों कि जो लो बर्थ वेट वाली क्लास है, ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसमें से इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यानी कि हर एक लाइन से जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक लाइन से। मतलब इसके डेफिनेशन से ले लो या फिर इसकी इटियोलॉजी से ले लो या इसके टाइप से ले लो, किसी भी चीज से ले लो, हर एक लाइन से जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा लो बर्थ वेट। इसलिए इस टॉपिक की हर एक लाइन को जो है वो आपको कंठस्थ करना है, अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। और सबसे बड़ी चीज है कि शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसके अंदर लो बर्थ वेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। हर बार क्राइटेरिया कितना होता है, वेरी लो बर्थ वेट कितना होता है, WHO के अनुसार कितना होता है, प्री टर्म में क्या होता है, पोस्ट टर्म में क्या होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, किस तरीके से आप मैनेज करोगे। मैं कहूं हर एक लाइन से जो है वो इसमें से क्वेश्चन आता है। तो और टॉपिक के आप नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, इस टॉपिक के जो है वो आप स्पेशली जो है वो नोट्स बना लेना। साथ के साथ अगर आपके पास में अभी आप देख रहे हो और अगर आपके पास में टाइम की शॉर्टेज है या कुछ और भी काम कर रहे हो तो बाकी सब काम छोड़ दो, या हो सकता है इसको बाद में देखो, लेकिन प्रॉपर नोटबुक लेके जो है वो इस क्लास को देखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो चलो वन बाय वन करके जो है वो आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। टॉपिक हो गया हमारे पास में लो बर्थ वेट। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर की बात में एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड कि ऐसा कोई लाइन नहीं है या ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यानी कि हर एक लाइन से, हर एक सेंटेंस से जो है वो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो हमारे पास में डेफिनेशन हो, चाहे वो हमारे पास में टाइप हो, चाहे वो हमारे पास में एटियोलॉजी हो, चाहे वो हमारे पास में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो, चाहे हमारे पास में डायग्नोस्टिक हो, चाहे हमारे पास में मैनेजमेंट हो, चाहे नर्सिंग मैनेजमेंट हो, चाहे कॉम्प्लिकेशन हो, हर एक लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एक लाइन को कंठस्थली और अच्छे तरीके से जो है वो हम पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें और डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछाते हैं वो बेसिकली पूछाते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, यानी कि WHO के अनुसार जो है वो लो बर्थ वेट किसको कहा जाता है। तो लो बर्थ वेट नाम से पता चल रहा है, देखो इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ये प्रैक्टिकल या स्टैटिकली जो है वो डेफिनेशन हमारे पास में बनेगी। लो बर्थ वेट का मतलब होता है कि जन्म के समय बच्चे का वजन जो कम होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों लो बर्थ वेट। ठीक है, जैसे डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद जो है बच्चे का वजन किया जाता है, ये आपको पता ही है, ये आपके जो है वो हमारे पास में डिलीवरी के बाद में जस्ट किया जाता है। अगर वजन चेक करेंगे और वो वजन जो है वो हमारे पास में 2.5 किलो या हम कहें 2.5 kg या 2500 ग्राम से कम होगा, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे। ठीक है, तो ए लो बर्थ वेट बेबी इज वन हु वेट इज लेस देन 2500 ग्राम्स या 2.5 kg एट बर्थ रिगार्डलेस ऑफ गेस्टेशनल एज। ठीक है, यानी कि लो बर्थ वेट बेबी जो है वो उसको कहा जाता है जिसका वजन जन्म के समय, जिसका वजन जो है वो 2.5 किलो से कम हो या 2500 ग्राम, ठीक है, उससे कम होता है, उसको हम कहते हैं लो बर्थ वेट। ठीक है, और उसके साथ जो बच्चा पैदा होता है उसको लो बर्थ वेट बेबी जो है वो कहा जाता है। अब इसका क्लासिफिकेशन ले लेते हैं, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ले लेते हैं वही WHO के आधार पे। सबसे पहला आ गया नॉर्मल बर्थ वेट जो है वो किसको कहते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल बर्थ वेट होता है हमारे पास में 250 ग्राम या हम कहें 2500 ग्राम या हम कहें 2.5 kg से ज्यादा वजन का जो बेबी होता है उसको हम नॉर्मल बर्थ वेट में कहते हैं। अब
उसके बाद में कितना होना चाहिए, 2.5 किलो से 4 किलो तक का जो बच्चा होता है उसको हम नॉर्मल बर्थ वेट में जो है वो काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट किसको कहा जाएगा, अगर बच्चे का वजन जो है वो हमारे पास में 2.5 केजी या हम कहें 2500 ग्राम से जो है वो कम वजन होता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों लो बर्थ वेट बेबी। काफी बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वेरी लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसको कहा जाएगा, अगर बच्चे का वजन जो है वो हमारे पास में 1500 ग्राम या हम कहें कि 1.5 केजी से भी कम है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड वेरी लो बर्थ वेट। ठीक है, और ये हर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट आता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी किसको कहते हैं, अगर हमारे पास में बच्चे का वजन जो है वो 1000 ग्राम या हम कहें 1 किलो से भी कम का वजन का बच्चा है, उसको हम कहेंगे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। उसके बाद आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया होता है इनलार्ज, बड़ा जो होता है, यानी कि वजन जो है वो अगर 4000 से ग्राम से ज्यादा होता है या हम कहें कि 4 किलो से ज्यादा वजन का बच्चा होता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों मैक्रोसोमिया। हर एक लाइन से कई बार एग्जाम में लो बर्थ वेट पूछ लेते हैं, कई बार एग्जाम में जो है वो वेरी लो बर्थ वेट पूछ लेते हैं, कई बार नॉर्मल बर्थ वेट पूछ लेते हैं, कई बार एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट पूछ लेते हैं, कई बार मैक्रोसोमिया पूछ लेते हैं। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड ही जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीजें है कि हमारे पास में कौन सा वजन कितना होता है, नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 किलो से ज्यादा या हम कहें कि 2500 ग्राम से लेके 4000 ग्राम तक जो वजन होता है वो नॉर्मल बर्थ वेट होता है। ठीक है, लो बर्थ वेट लो बर्थ वेट किसको कहा जाता है, 250 ग्राम से कम होना, 2500 ग्राम से कम होना, यानी कि 2.5 केजी से कम होना। वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसको कहा जाएगा, अगर बेबी का वजन जो है वो 1500 ग्राम से भी कम है। ठीक है, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी किसको कहा जाएगा, अगर बच्चे का वजन जो है वो 1000 से भी कम का है, 1000 ग्राम से भी कम का है, 1 किलो से भी कम का है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। मैक्रोसोमिया किसका कहेगा, जिसका साइज जो है वो बढ़ा हुआ है, यानी कि वेट जो है वो 4000 ग्राम से ज्यादा है, यानी कि 4 किलो से ज्यादा है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड मैक्रोसोमिया कहा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें हमारे पास में कि क्लासिफिकेशन गेस्टेशनल एज के अनुसार किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था, वो तो वेट के अनुसार था। गेस्टेशनल एज में हम कहते हैं प्रीटर्म लो बर्थ वेट में भी क्या किसको कहा जाएगा, यानी कि लो बर्थ वेट तो वही चलेगा, लो बर्थ वेट तो वही चलेगा 2.5 केजी। प्रीटर्म आ गया, प्रीटर्म इन द सेंस कि अगर बच्चा बिफोर 37 वीक से पहले पैदा हुआ है, उसको हम बोलते हैं प्रीटर्म। ट्रम लो बर्थ वेट में भी किसको कहा जाएगा, यानी कि बच्चा जो है वो एट 37 वीक पे ही पैदा हुआ है। 37 वाला जो है वो हमारे पास में 37 से लेके, अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल होता है 37 से लेके 42 वीक तक का जो बेबी होता है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। 37 से कम हो जाएगा दैट इज कॉल्ड प्री टर्म। ठीक है, और उसके बाद में 47 से ज्यादा हो जाएगा उसको हम कहते हैं दोस्तों पोस्ट टर्म। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारे पास में। तो लो बर्थ वेट तो वही आएगा हमारे पास में 2.5 2.5 2.5। प्री टर्म का मतलब हो गया कि बच्चा जो है वो 37 वीक से पहले का पैदा हुआ है। टर्म का मतलब हो गया कि बच्चा जो है वो 37 वीक पे हुआ है या 37 से लेके 42 के बीच में हुआ है। पोस्ट टर्म का मतलब हो गया हमारे पास में कि बच्चा जो है वो हमारे पास में 42 वीक के बाद में जो है वो पैदा हुआ है। ये हो गए हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्री टर्म, टर्म एंड पोस्ट टर्म। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास में कोजेज ऑफ लो बर्थ वेट। कोजेज की अगर हम बात करें तो कोजेज में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैटरनल फैक्टर्स के बारे में। मैटरनल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे फीटल फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, अब देखो लो बर्थ वेट बेबी होता है। ठीक है, अब लो बर्थ वेट का तो आपको मतलब समझ में आ गया कि बच्चे का वजन जो है वो हमारे पास में 2.5 किलो से कम है। अब बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है तो उसके पीछे रीजन क्या है, मदर की वजह से 2.5 किलो से वजन कम हुआ है या बच्चे में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसका वजन जो है वो कम हुआ है, दोनों ही रीजन है।
ठीक है। क्या पता मदर ने ही जो है वो खाना ढंग से नहीं खाया, या मदर में ही कोई प्रॉब्लम है, या मदर ही जो है वो कुछ गलत तरीके से कुछ ऐसा खाना खा रही है जिसकी वजह से, या कुछ और कंडीशन हुई है जिसकी वजह से बच्चे का वजन जो है वो कम हो गया, या फिर हो सकता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे का वजन जो है वो कम हो गया। तो 1 बाय 1 करके जो है वो इसको लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। मेटरनल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आ जाता है दोस्तों पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन इन द सेंस कि अगर जो है वो हमारे पास में प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी से पहले जो है वो खाना प्रॉपर नहीं खा रही है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे का वजन, भाई प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो खाना अंदर जाएगा तो पचेगा कैसे, पचेगा नहीं तो फिर बच्चे को कैसे मिलेगा। तो अगर पुअर न्यूट्रिशन है तो एक चीज ये हो सकती है। सेकेंड कंडीशन है दोस्तों एनीमिया। एनीमिया इन द सेंस अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो बच्चे का डेवलपमेंट भी जो है वो नहीं हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड एनीमिया की वजह से होता है। नेक्स्ट इन्फेक्शियस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, इन्फेक्शियस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का मतलब हो गया कि मान लीजिए प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको मलेरिया, यूटीआई या एचआईवी जैसी कोई कंडीशन इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चा जो है वो लो बर्थ वेट पैदा होगा। नेक्स्ट स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग एब्यूज, ठीक है, मदर जो है वो स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग का जो है वो यूज करती है तो बच्चा लो बर्थ वेट पैदा हो सकता है। मदर अगर हाइपरटेंशन से सफर कर रही है या प्री एक्लेम्पसिया से सफर कर रही है, ठीक है, हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्पसिया आपको पता है बीपी जो हो 140/90 से ऊपर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है। ये भी टॉपिक हमने ऑलरेडी जो है वो बुलेट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कर रखा है। नेक्स्ट आ जाता है टीन एज प्रेगनेंसी और एडवांस मैटरनल एज। या तो मदर जो हो बहुत कम उम्र में मां बन जाए, ठीक है, या बहुत लेट जो है वो मां बने, ठीक है, टीन एज प्रेगनेंसी, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि 18 साल में ही मां बन जाए या 17 साल में ही मां बन जाए, तो उसमें भी जो है वो लो बर्थ वेट बेबी की जो है वो संभावना है। बेसिकली आप देखते होंगे जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं उसमें मदर जो है वो बिल्कुल इतनी सी होती है कि मदर में ही जान नहीं है, फिर भी वो बच्चे को जो है वो पैदा करती है। या एडवांस मैटरनल एज, ठीक है, एज जो है वो 35 या 35 से ऊपर हो जाती है तो उनमें भी जो है वो हमारे पास में LBW लो बर्थ वेट के बेबी होने की संभावना है। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी इन द सेंस कि बच्चे ट्विंस हो या ट्रिपल्स हो, ठीक है, बच्चे पेट के अंदर जो हो दो हो तो उसी हिसाब से न्यूट्रिशन मिलेगा। दो बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली उनका वजन जो है वो कम हो सकता है। ट्रिपल्स होंगे तो 100% वो लो बर्थ वेट में जो है वो आएंगे। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी इन द सेंस कि प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो मदर से न्यूट्रिशन मिल रहा है वो बच्चे तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। तो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी वो भी मदर में काउंट करेंगे क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो मदर के यूट्रस से अटैच होता है। तो यूट्रस जो है, या हम कहें कि प्लेसेंटा जो है वो सही तरीके से जो है वो प्रॉपर कार्य नहीं कर रहा, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो लो बर्थ वेट पैदा हुआ। तो ये तो थे हमारे पास में मैटरनल फैक्टर जो कि LBW लो बर्थ वेट को जो है वो इंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फीटल फैक्टर। फीटल फैक्टर इन द सेंस कि बच्चे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो है वो लो बर्थ वेट होता है। तो पहली चीज आ गई दोस्तों कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। बच्चे के अंदर कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो, कंजेनाइटल का मतलब हो गया दोस्तों जन्मजात, बाई बर्थ, काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चे में अगर कोई भी कंजेनाइटल हो, चाहे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो या कंजेनाइटल जो हो वो स्केलेटल डिजीज हो या कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी डिजीज हो या कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा तो लो बर्थ वेट बेबी जो है वो पैदा होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की जगह आजकल हो गया रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, यानी कि बच्चे के अंदर जो है वो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया कि बच्चे के अंदर जो हो ग्रोथ रुक गई है। जो बच्चा जितने समय में जितना डेवलप होना चाहिए, जैसे 5 महीने में ये चीजें बन जानी चाहिए वो नहीं बन पाती है, या 8 महीने के अंदर इतना डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से होता है, ठीक है। इन्फेक्शन जैसे टॉर्च इन्फेक्शन, ठीक है, तो टॉर्च इन्फेक्शन भी आपने देखा होगा, ठीक है। टॉर्च इन्फेक्शन की फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछी गई है। टॉर्च होता है दोस्तों टोक्सोप्लाज्मोसिस। टॉर्च हो गया हमारे पास में टोक्सोप्लाज्मोसिस। ओ से आता है अदर इन्फेक्शन, ओ से आता है हमारे पास में अदर इन्फेक्शन, ठीक है। सी से आर से आता है रूबियोला,
सी से आ जाता है हमारे पास में साइटोमेगेलो, या हम कहें दोस्तों इसमें साइटोमेगेलो वायरस, साइटोमेगेलो वायरस। एंड एच से आता है हर्पस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। तो T4 टोक्सोप्लाज्मोसिस, O4 अदर इन्फेक्शन, R4 रूबेला, C4 साइटोमेगेलो एंड H4 हर्पस सिंप्लेक्स वायरस। तो अगर इनमें से ये सारी चीजों का जो है वो इन्फेक्शन होता है तो बच्चा जो है वो ग्रोथ रिटार्डेशन में पैदा होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। बच्चे में कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, कोई भी क्रोमोसोम की वजह से, या तो क्रोमोसोम कम है या क्रोमोसोम अधिक है, कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तो वहां पे भी हमें ये जो है वो लो बर्थ वेट जो है वो दिखाई देगा या फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। पहले हमने मैटरनल फैक्टर के बारे में पढ़ा था कि मैटरनल अगर ये चीज होती है तो लो बर्थ वेट हो सकता है। सेकंड हमने डिस्कस किया दैट इज कॉल्ड फीटल फैक्टर, यानी कि बच्चे में अगर यही प्रॉब्लम हो सकती है तो बच्चा लो बर्थ वेट पैदा हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर या जिसको हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के नाम से जानते हैं, उसमें कैसे, तो दोस्तों लो इनकम वाले पर्सन है या पुअर असेस ऑफ हेल्थ केयर, जिनके पास में प्रॉपर हेल्थ केयर के साधन नहीं है, उनके बच्चे जो है वो लो बर्थ वेट जो है वो पैदा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, इनकम नहीं है तो खाने पीने को नहीं मिलेगा, आधे बार भूखा रहना पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो है वो बच्चा भी डेवलप सही तरीके से नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्ट्रेस एंड ओवरवर्क। अगर कोई भी फीमेल या कोई भी क्लाइंट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है या बहुत ज्यादा वर्क है, ओवरवर्क है, तो बच्चा जो है वो हमारे पास में लो बर्थ वेट पैदा होगा। नेक्स्ट हाई एटीट्यूड, या जहां पे ऑक्सीजन कम है, पहाड़ पे जो हो बेसिकली ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन कम होगी तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था एनीमिया की कंडीशन में जो है वो हमारे पास में लो बर्थ वेट बेबी पैदा होता है, ठीक है। ये देखो हमने डिस्कस किया था एनीमिया के बारे में, वहां पे मैंने बताया था कि दोस्तों एनीमिया होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी तो टिश्यू और ऑर्गन का डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाता है। जब ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो बच्चा जो है वो लो बर्थ वेट जो है वो पैदा होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। जो लो बर्थ वेट बेबी है उसके में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं। एटियोलॉजी आपने देख ली, मैटरनल, फीटल और एनवायरमेंटल हो गया। अब बात आता है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर्स इन द सेंस कि बच्चा जो लो बर्थ वेट पैदा हुआ है, ठीक है, जिसका वजन जो है वो 2.5 किलो से कम है, तो उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आ गई दोस्तों लो वेट। लो वेट इन द सेंस ऑफ कोर्स बच्चे का वजन जो है वो 2.5 किलो से कम होगा, तभी तो उसको LBW कहा गया है, लो बर्थ वेट बेबी कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में थिन या लेस सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, पतली। और जो हमारे पास में सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, बच्चों में सबक्यूटेनियस टिश्यू बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जिसको हम फेट टिश्यू के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो जो हमारे पास में सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो बच्चों में कम देखने को मिलेगा, और स्पेशली जो लो बर्थ वेट बेबी है उसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू या फेट जो है बहुत कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट रिंकल्ड स्किन। रिंकल्ड स्किन का मतलब हो गया जैसे बूढ़ों जैसी स्किन नहीं होती, बिल्कुल जूरिया टाइप से जो है वो स्किन होती है, उसको हम बोलते हैं रिंकल्ड स्किन। तो रिंकल्ड स्किन देखने को मिलेगी। वैसे बच्चा जो हेल्दी होता है उसकी स्किन बिल्कुल टाइट और बिल्कुल नरम चिकनी होती है, लेकिन जो लो बर्थ वेट होगा उसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू नहीं है, सबक्यूटेनियस टिश्यू नहीं है तो स्किन जो हो बिल्कुल रिंकल्ड दिखाई देगी। नेक्स्ट प्रोमिनेंट वेन एंड बोन्स। जो वेन है वो हमें आसानी से दिखाई देगी, प्रोमिनेंट दिखाई देगी। अगर बच्चे के अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू है या वो हेल्दी है तो उसमें वेन हमें दिखाई देती नहीं है। लेकिन अगर बच्चा वीक है, फेट टिश्यू नहीं है, उसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू नहीं है, तो वेन बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगी, इवन हड्डियां भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगी। नेक्स्ट लार्ज हेड कंप्रेस्ड और टू बॉडी, ठीक है, कंपेयर टू बॉडी। वैसे देखा जाता है तो चेस्ट सर्कमफ्रांसिस जो है वो ज्यादा होता है, हेड सर्कमफ्रांसिस कम होता है, या हम कहें कि अप्रोक्सीमेटली जो हो लगभग सेम होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर LBW है तो बिल्कुल ये चीजें तो बिल्कुल सूखी हुई मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सबक्यूटेनियस टिश्यू है ही नहीं, मत दुर्बल और बिल्कुल जो है पतला बच्चा होगा, तो हेड सर्कमफ्रांसिस जो है वो बड़ा होगा। नेक्स्ट पुअर मसल स्टोन। अगर हम मसल स्टोन चेक करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू वगैरह नहीं है, तो मसल स्टोन जो है वो हमें पुअर फील होगी। नेक्स्ट वीक क्राई एंड सकिंग रिफ्लेक्स।
क्राई जो है वो काफी वीक रहेगी। अगर हेल्दी बच्चा होता है, अच्छा खासा हष्ट पुष्ट बच्चा है, तो काफी अच्छे तरीके से जो है वो चीखेगा। और सकिंग रिफ्लेक्स, बच्चा जो फीडिंग करता है, सक करता है, ठीक है, तो सकिंग रिफ्लेक्स भी जो है वो हमारे पास में काफी वीक रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है कोल्ड टू टच, रिस्क फॉर हाइपोथर्मिया। अगर बच्चे को हम टच करके देखते हैं तो हमारे पास में बच्चा जो है वो ठंडा फील होता है, कोल्ड फील होता है। क्यों? क्योंकि वहां तो सबक्यूटेनियस टिश्यू है ही नहीं। बच्चे को जो टेम्परेचर मेंटेन करता है या टेम्परेचर जो बनाए हुए रखता है वो कौन रखता है? वो हमारे पास में सबक्यूटेनियस टिश्यू रखता है। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो हमारे पास में है नहीं है, तो बच्चा जो है वो ठंडा फील होगा। और हाइपोथर्मिया सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन होता है, अभी जस्ट हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी। बच्चे को सांस लेने में जो है वो तकलीफ होगी, स्पेशली प्री टर्म। अगर बच्चा टर्म है, ठीक है, टर्म टाइम पे पैदा हुआ है और फिर लो बर्थ वेट है, तो उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कम है। अगर पोस्ट टर्म है और लो बर्थ वेट है, उसमें भी नहीं होता। लेकिन अगर प्री टर्म है तो इसमें हमें स्पेशली जो है वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ लो बर्थ वेट बेबी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशन एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछे गए। तो वन बाय वन करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हो गया दोस्तों रिलेटेड टू टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया ड्यू टू लेस ऑफ फैट। और ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो काफी बार पूछा गया है कि लो बर्थ वेट बेबी का मेन कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या है। अगर मेन पूछे तो ये आएगा। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आ गया दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आता है आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या एपनिया की कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो हमें देखने को मिलेगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की हम बात करें तो फीडिंग डिफिकल्टी, या हम कहें कि बच्चे में जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो वीक मिलेंगे, ठीक है, और बच्चा सही तरीके से जो हो फीड नहीं कर पाएगा। एंड नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, ठीक है, वो देखने को मिलेगा। यानी कि हमारे पास में जो इंटेस्टाइन के अंदर है वहां पे इंफ्लामेशन जो है वो देखने को मिलेगा। इम्यूनिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स, ठीक है, इम्यूनिटी जो है वो उसकी डिक्रीज रहेगी, यानी कि इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, वही इम्यूनिटी डिक्रीज रहेगी तो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। इम्यूनिटी जो है वो वीक मिलेगी। अगर हम न्यूरोलॉजिकली सिस्टम की बात करें या नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज देखने को मिलेगा या डिलेड माइलस्टोन। डिले माइलस्टोन का मतलब हो गया कि जो भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, वो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज ग्रैप्स कर रहा है या कोई चीज पकड़ रहा है, तो अगर लो बर्थ वेट में भी है तो सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे डेवलप होगी। जो चीज 2 महीने में होनी चाहिए थी वो LBW में जो है वो 3 महीने में होगी। जो चीज 5 महीने में वो डेवलप हो जानी चाहिए थी वो इसमें 7 महीने में होगी। मेटाबॉलिक की सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोकैलेमिया, और हाइपोग्लाइसीमिया का जो है वो स्पेशली ध्यान रखा जाता है। जो लो बर्थ वेट बेबी है उसमें 2 ही चीजों का ध्यान रखा जाता है, एक हाइपोथर्मिया, एक हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है? देन उसके बाद आता है हमारे पास में लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की बात करें तो ग्रोथ रिटार्डेशन एंड लर्निंग डिफिकल्टी जो है वो उसमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास में सिस्टम वाइज जो है वो हमने इसके कॉम्प्लिकेशन को जो है वो डिस्कस किया था। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है हाइपोथर्मिया और हाइपोग्लाइसीमिया, इसके बारे में जो है वो पूछा जाता है। फिर हमारे पास में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या हम कहें कि आरडीएस वाली कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबी, सबसे असेंशियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि मैंने शुरू में कह दिया था कि लो बर्थ वेट बेबी के टॉपिक में हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हमें इंपॉर्टेंट ना लगे, यानी कि हर एक लाइन जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले मैनेजमेंट करते हैं दोस्तों हाइपोथर्मिया का, प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। बच्चे को जो है वो हम हाइपोथर्मिया से जो है वो बचाते हैं, ठीक है। तो थर्मल प्रोटेक्शन करवाते हैं, और ये एग्जाम में काफी बार जो है पूछा गया है कि क्या हम करते हैं। तो जो बच्चा लो बर्थ वेट बेबी जो है वो सफर कर रहा है उसमें हम हाइपोथर्मिया से बचाते हैं, या हम कहें कि थर्मल प्रोटेक्शन करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कीप बेबी इन वार्म एनवायरमेंट, ठीक है। बच्चे को जो है वार्म एनवायरमेंट में रखेंगे, जैसे कि वार्म रूम, वार्मर या इंक्यूबेटर में जो है वो रखा जाता है, ठीक है। जैसे बच्चा हाइपो
हाइपोग्लाइसीमिया नाम आ रहा है, हाइपोथर्मिया से सफर कर रहा है या लो बर्थ वेट बेबी है, उसको हम वार्म टेम्परेचर पे जो है वो रखते हैं, वार्मर के अंदर रखते हैं। सेकेंड हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए, ये हम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, यूज कंगारू मदर केयर, KMC, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होगी KMC, कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर जो है वो वर्ड कहां से लिया है, जैसे कंगारू को आपने देखा होगा कि कंगारू अपने बच्चे को जो थैली लगी होती है उसके अंदर रख लेता है, यानी कि उसके बिल्कुल अंदर रख लेता है, स्किन को डायरेक्ट टच करके रखता है। इसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को मदर के जो है वो स्किन पे लगा के रखते हैं, ताकि जो मदर का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बच्चे का मेंटेन हो सके। अब मदर तो हाइपोथर्मिया से सफर नहीं करती है, वो तो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल टच करके रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो मदर की गर्मी है वो बच्चे के पास में जा सके। अगर हमारे पास में वार्म रूम, वार्मर या इंक्यूबेटर नहीं है, तो हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट विद मदर करते हैं, जिसको हम KMC कहते हैं, कंगारू मदर केयर, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रमोट वार्मथ, ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉन्डिंग जो है वो अच्छी होती है। ये देखो इस तरीके से बच्चे को तुरंत जो है वो माँ के शरीर पे जो है वो चिपका के लगा के रखा जाता है, जिसको बोलते हैं KMC, कंगारू मदर केयर के नाम से जो है वो जाना जाता है, जिससे हम हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में न्यूट्रिशन एंड फीडिंग। आपको पता है कि जो बच्चा प्रीटर्म है, या हम कहें कि जो बच्चा हाइपोथर्मिया से सफर कर रहा है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन थी, एक और हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम जो है वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। आपको बताओगा 30 मिनट्स के बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं, अगर हमारे पास में NVD है तो। NVD मतलब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, तो 30 मिनट के बाद हमें जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। और अगर LACS है, LACS है या CS है, सिजेरियन सेक्शन है, तो हम 4 आवर्स के बाद में जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो हम ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। देन यूज एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, यानी कि इफ बेबी कैन नॉट सक। अब देखो जो बच्चा LBW, लो बर्थ वेट से सफर कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सकिंग रिफ्लेक्स कम है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो बच्चा जब सक नहीं कर पाता है तो उसमें हम एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क देते हैं। अब ये एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी तरीके से, आजकल तो वैसे जो है वो आर्टिफिशियल या हम कहें इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप आने लगे, जिससे दूध जो है वो खींचा जा सके, या हम क्या करते हैं कि दूध को दबा के जो है मिल्क बाहर कटोरी में निकाल लिया जाता है, उस मिल्क को जो है वो हम बच्चे को पिलाते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। तो बच्चे को जो है वो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जो है वो दिया जाता है अगर बच्चा सक नहीं कर रहा है। और वैसे भी जो बच्चा प्रीटर्म है वो 90% बच्चे जो है वो सक नहीं कर पाते, उनको जो है वो हम EBM ही देते हैं, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क ही देते हैं। क्लियर, कहा था ना हर लाइन से जो है इसमें क्वेश्चन आएगा। देन गेवाज फीडिंग वाया नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फॉर वेरी स्मॉल बेबीज। अगर बच्चा बहुत छोटा है, छोटा इन द सेंस एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी है या वेरी लो बर्थ वेट बेबी है, तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, गैस्ट्रिक गेवाज है, या हम कहें कि जो है वो NG ट्यूब फीडिंग के द्वारा जो है वो हम फीडिंग देते हैं वाया नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा। लास्ट आ जाता है मॉनिटर वेट गेन डेली। बच्चे का जो हो वेट गेन कितना हुआ वो डेली चेक करते हैं, और वो किया ही जाता है। वजन कितना बड़ा है डेली, उसका जो है वो हम रिकॉर्ड रखते हैं। ये हो गया हमारे पास में न्यूट्रिशन एंड फीडिंग। नेक्स्ट आ गया प्रिवेंट इन्फेक्शन। आपको पता है कि जो लो बर्थ वेट बेबी है उसकी इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज है, और इम्यूनिटी डिक्रीज है तो इन्फेक्शन जल्दी से हो जाएगा, वो मोर ससेप्टेबल होता है इन्फेक्शन से, ठीक है। थोड़ा सा कुछ हुआ या छोटी सी इन्फेक्शन भी उसको जो है वो लग जाएगा। तो प्रिवेंट इन्फेक्शन करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन। स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन का मतलब हो गया हमारे पास में कि हम हाथ धो के ही बच्चे को जो है वो टच करेंगे, जब भी बच्चे को उठाएंगे या जब भी बच्चे को हम जो है लेंगे, तो हैंड हाइजीन या हैंड जो है वो प्रॉपर स्ट्रिक्ट रखेंगे। नेक्स्ट लिमिट विजिटर्स। विजिटर्स की जो है वो हम लिमिट रखेंगे, लिमिट इन द सेंस कि हम बच्चे को है वो ज्यादा लोगों से मिलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि फिर ज्यादा इन्फेक्शन की संभावना जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट
स्टेरलाइट टेक्निक्स फॉर एनी इन्वेजिव प्रोसीजर, जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं बच्चे के साथ में, चाहे कैनुलेशन कर रहे हैं, चाहे एनजी ट्यूब फीडिंग कर रहे हैं, या कुछ भी हम कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, जो भी हम इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें हम स्टेरलाइट टेक्निक काम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कम है, तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट आता है मॉनिटर फॉर साइन ऑफ सेप्सिस, जो भी इन्फेक्शन हुआ है या उसको हम जो है वो मॉनिटर करते हैं। क्लियर है? ये हो गया इन्फेक्शन प्रिवेंट। उससे पहला न्यूट्रिशन और उससे पहला हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मॉनिटर एंड सपोर्ट वाइटल फंक्शन। ठीक है, यानी कि मॉनिटर करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शन में हम क्या क्या चेक करेंगे रेगुलरली हम मॉनिटर करेंगे दोस्तों, टेम्परेचर का, हार्ट रेट का और रेस्पिरेशन का। ठीक है, इनका हमेशा जो है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे और ऑक्सीजन थेरेपी देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, अगर रेस्पिरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है और हमें लगता है कि उसको जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हम ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट फोटोथेरेपी फॉर जॉइंडिस, अगर बच्चे के अंदर जो है वो जॉइंडिस है या जॉइंडिस हमें देखने को जो है वो मिलेगा तो हम फोटोथेरेपी देंगे। ठीक है, फोटोथेरेपी में हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स के द्वारा जो है वो हम अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन को जो है वो कॉन्जुकेटेड में कन्वर्ट करते हैं, तो फोटोथेरेपी देंगे अगर बच्चे में जॉइंडिस है तो। नेक्स्ट मॉनिटर फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया को मॉनिटर करेंगे, जिसके लिए हम जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में जो है वो हम चेक करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट केयर। डेवलपमेंट केयर कैसे? आपको पता है कि जो बच्चा जो लो बर्थ वेट पैदा हुआ है उसमें जो है वो हमारे पास में डेवलपमेंट जो है बहुत स्लो होते हैं, माइलस्टोन बहुत स्लो तरीके से आते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं डेवलपमेंट केयर में हम जेंटल हैंडलिंग यानी कि प्रॉपर सही तरीके से जो है उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, उठाएंगे रखेंगे तब बहुत प्रॉपर तरीके से जो है वो उसको रखा जाएगा। नेक्स्ट मिनिमल नॉइज एंड लाइट इन निकू। ठीक है, बहुत ज्यादा नॉइज भी नहीं रखेंगे और बहुत ज्यादा लाइट भी जो है वो निकू के अंदर नहीं रखा जाएगा लो बर्थ वेट में। एंड एनकरेज मदर इन्फेंट बॉन्डिंग, कोशिश ये करेंगे कि जितना ज्यादा जो है वो मदर और बच्चे के बीच में जो है वो बॉन्डिंग हो सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास में रोल प्ले करता है। बहुत जल्दी जो है वो बॉन्ड स्थापित होगा उतना ही जो है वो उसमें रिकवरी अच्छी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में नर्सिंग केयर प्लान फॉर लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी का नर्सिंग केयर प्लान क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों असेसमेंट। ऑलरेडी हमने जो है वो लो बर्थ वेट बेबी के बारे में बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कस कर लिया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में या नर्सिंग में क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, वो सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ऑफकोर्स असेसमेंट में हम क्या करेंगे, डेली वेट चेक करेंगे। ठीक है, डेली वेट करेंगे क्योंकि लो बर्थ वेट में भी है तो वेट उसमें जो है हमारे पास में वाइटल्स हो जाता है। ठीक है, वाइटल साइन चेक करेंगे, फीडिंग पैटर्न देखेंगे कि फीडिंग कितना ले रहा है, कैसे ले रहा है, किस टाइम पे ले रहा है, ये सारी चीजें। स्किन कलर एंड टोन देखेंगे, स्किन कलर से पता चलेगा कि कोई हाइपोक्सिया की कंडीशन तो नहीं है, टोन से हमें पता चला है कि मसल टोन कितनी है, एक्टिविटी कितनी है, रिफ्लेक्सेस जो है वो चेक करेंगे। तो ये सारे असेसमेंट हम जो है वो चेक करेंगे। असेसमेंट के बाद में हम दोस्तों डायग्नोसिस बनाएंगे, और डायग्नोसिस कौन कौन से बनेगा, सारे असेसमेंट के बाद में हमारे पास में डायग्नोसिस बन गया। तो पहला डायग्नोसिस हो गया हमारे पास में इनइफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, इनइफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन क्यों? क्योंकि जो लो बर्थ वेट बेबी है उसमें फैट टिश्यू कम है, फैट टिश्यू कम है तो क्लाइंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है या बच्चा हाइपोथर्मिया में जाएगा, तो उसके लिए हम जो है वो इनइफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन जो है वो हमारे पास में मेन डायग्नोसिस बन जाएगा। नेक्स्ट रिस्क फॉर इन्फेक्शन, क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो लो बर्थ वेट बेबी है उसकी इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज है, तो वो मोर ससेप्टेबल है इन्फेक्शन से, तो एक डायग्नोसिस ये बनेगा। नेक्स्ट बनेगा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। ठीक है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। ऑफ कोर्स क्यों? क्योंकि दोस्तों वो सकिंग नहीं कर पाएगा, मदर में भी जो है वो सही तरीके से मिल्क बन रहा होगा लेकिन वो सक नहीं कर पाएगा। ठीक है, या हम जो है वो ईबीएम भी देंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क भी देंगे, ठीक है, तो भी वो प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको जो है वो नहीं मिल पाएगा। जो टर्म बेबी होता है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सक कर पाता है। नेक्स्ट रिस्क फॉर डिले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है वो रिस्क रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें माइलस्टोन बहुत स्लो तरीके से चलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत धीरे धीरे जो है उसमें डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इंटरवेंशन। अगर हम इंटरवेंशन की बात करें कि क्या क्या हम करेंगे, तो ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया है। मेंटेन
थर्मो नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि हाइपोथर्मिया से उसको प्रिवेंट करना है और थर्मो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है मेंटेन करना है, चाहे वो हम वार्मर के थ्रू करें, चाहे वो हम जो है वो इंडियन रेडिएशन के द्वारा करें, चाहे वो हम जो है वो हीटर के द्वारा करें, चाहे वो हम केएमसी के द्वारा करें, कंगारू मदर केयर के द्वारा करें, या किसी भी द्वारा करें, लेकिन हम उसको मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑफ केएमसी, ठीक है ना, कंगारू मदर केयर की जो है वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, एजुकेट एंड सपोर्ट द मदर फॉर फीडिंग, ठीक है, मदर को जो है वो हम फीडिंग के लिए सपोर्ट करेंगे, एजुकेट करेंगे कि बच्चे के लिए अगर अभी रामबाण कोई चीज है तो वो है हमारे पास में माँ का दूध, तो जितना जल्दी ज्यादा हो सके माँ को जो है वो अपना दूध पिलाना है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बच्चे में किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, जैसे हमारे पास में जो है वो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, वो कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको हम अर्ली ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, मेंटेन हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है, हाइजीन को मेंटेन करेंगे और इन्फेक्शन को जो है वो कंट्रोल करेंगे। ये हमारे पास में जो है मेन इंटरवेंशन है। टेम्परेचर को मेंटेन करना है, केएमसी प्रैक्टिस करवाने हैं, मदर को एजुकेट करना है, साइन कॉम्प्लिकेशन के साइन को जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे एंड इन्फेक्शन कंट्रोल को जो है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिवेंशन ऑफ लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट बेबी है तो उसमें हम किस तरीके से जो है वो प्रिवेंशन करेंगे, किस तरीके से जो है वो हम बच्चे को लो बर्थ वेट बेबी होने से बचाएंगे। तो दोस्तों, प्रिवेंशन का हमारे पास में सीधा सीधा फंडा यही है कि हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास में जिसकी वजह से LBW हुआ है, जिसकी वजह से लो बर्थ वेट बेबी हुआ है, उन सबको हटा लेंगे। भाई प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, डिजीज से प्रिवेंट करेंगे, अल्कोहल नहीं लेने देंगे मदर को, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करवाएंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, प्लेसेंटल केयर कराएंगे। तो सारी चीजें जब एंटीनेटल चेकअप सही तरीके से होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, तो बच्चा LBW या लो बर्थ वेट होने का जो है वो कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, गुड मैटरनल न्यूट्रिशन। भाई बिफोर करेंगे, ड्यूरिंग करेंगे, आफ्टर का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब बच्चा पैदा हो ही गया, अब वो लो बर्थ वेट हुआ तो हो ही गया, तो आफ्टर करने से तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो बिफोर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम क्या करेंगे, गुड मैटरनल न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि माँ को जो है वो अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे। एंड एजुकेट प्रीनेटल केयर, प्रॉपर जो है वो प्रीनेटल केयर दी जाएगी, जो जो खाना है, जिस तरीके से खाना है, जब चेकअप होना है, वो सारी चीजें दी जाएगी। कंट्रोल ऑफ क्रोनिक डिजीज, जो भी क्रोनिक डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, प्री एक्लेम्सिया है, उसका जो है वो सही तरीके से कंट्रोल करेंगे ताकि लो बर्थ वेट बेबी ना हो। नेक्स्ट, आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे, ठीक है, आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट जो है वो मदर को प्रोवाइड करेंगे ताकि लो बर्थ वेट बेबी ना हो। अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, हार्मफुल ड्रग्स, ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, कुछ ड्रग ऐसी होती है जो कि मदर अगर कंज्यूम करती है तो बच्चा LBW पैदा होता है। इम्यूनाइजेशन करवाएंगे, जिसमें जैसे टिटनस या रूबेला, अभी हमने टॉर्च को देखा था, ठीक है, जो इन्फेक्शन की वजह से लो बर्थ वेट बेबी होता है। एंड बर्थ स्पेसिंग फैमिली प्लानिंग, अगर बार बार बच्चा हो रहा है, बार बार इन द सेंस कि साल भर पहले बच्चा हुआ था या 2 साल बाद फिर बच्चा हो गया, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें भी लो बर्थ वेट बेबी जो है वो पैदा होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जो है वो 2 बच्चों के बीच में कम से कम जो है वो 3 साल का जो है वो अंतर रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो ये सारी चीजें करेंगे, गुड न्यूट्रिशन करेंगे, पेरेंटल केयर देंगे, देन हाइपरटेंशन कंट्रोल डिजीज करेंगे, आयरन फोलिक एसिड देंगे, स्मोकिंग को हटाएंगे, इम्यूनाइजेशन कराएंगे, बर्थ स्पेस पे टाइम रखेंगे, तो बच्चा जो है वो लो बर्थ वेट होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में निमोनिक्स फॉर लो बर्थ वेट बेबी। निमोनिक्स हम लेते हैं तो दोस्तों उसमें आ गया हमारे पास में वार्म फीड, ठीक है, गर्म खाना दो, ठीक है, उसमें हमारे पास में मैनेजमेंट आ जाएगा। W4 आएगा वार्मथ, यानी कि प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। आपको पता है बार बार जो मैं जिक्र कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें पहली चीज है कि उसको हाइपोथर्मिया से जो है वो प्रिवेंट करना है। सेकंड आ गया हमारे पास में A4 अवॉइड इन्फेक्शन, बच्चे की इम्यूनिटी कम है इसलिए इन्फेक्शन से जो है वो हम अवॉइड करेंगे, इन्फेक्शन से बचाएंगे। R4 रेस्पिरेटरी सपोर्ट इफ नीडेड, बच्चे के जो है वो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सपोर्ट के बारे में जो है वो ऑब्जर्व रखना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर भी जो है बच्चों में होता है हाइपोथर्मिया वाले में। M4 मॉनिटर वाइटस, मॉनिटर वाइटस में आपको पता ही है
कि हम दोस्तों टेम्परेचर हम देखेंगे, ठीक है, टेम्परेचर के बाद में हम हार्ट रेट देखेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें, एंड उसके बाद SpO2 लेवल या हम कहें रेस्पिरेटरी जो है वो लेवल देखेंगे, तो मॉनिटर वाइटल्स करेंगे। देन उसके बाद फीडिंग सपोर्ट, ठीक है, फीडिंग सपोर्ट में आपको पता ही है कि जितना जल्दी हो सके या ज्यादा जल्दी हो सके मदर का ही जो हो फीड देना है, उसी से जो हो बच्चा हाइपोथर्मिया से या हम कहें कि लो बर्थ वेट बेबी से जो हो वो उबर सकता है। इसे हमारे पास में आ गया अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्फेक्शन से रिलेटेड हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको हम अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो अच्छे तरीके से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा E फॉर एनकरेज कंगारू केयर, ठीक है, जो कंगारू मदर केयर थी, KMC थी, उसको एनकरेज करेंगे, क्योंकि KMC जो है वो हमारे पास में रामबाण इलाज हो जाते हैं हमारे पास में लो बर्थ वेट बेबी के लिए, ठीक है। और D से आ जाएगा डेली वेट मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास में क्लाइंट है या जो बच्चा है अगर LBW से सफर कर रहा है तो हम डेली वेट जो है वो चेक करेंगे। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास में जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो वैसे तो ऑलरेडी हमने हर लाइन के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो टाइम दिया है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है और साथ के साथ बताया भी है कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर भी फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। LBW लो बर्थ वेट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बच्चा अगर 2500 ग्राम, हर बार 250 आता है, 250 आता है, 2500 ग्राम से कम है या हम कहें कि 2.5 किलो से अगर कम है तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, लो बर्थ वेट बेबी। मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है हमारे पास में इंडिया के अंदर लो बर्थ वेट बेबी का, वो है हमारे पास में इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, IUGR, ठीक है, प्रॉपर बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वो हमारे पास में मेन कॉजेज है इंडिया के अंदर। बेस्ट फीडिंग ऑप्शन क्या है दोस्तों बच्चे के लिए, जो लो बर्थ वेट बेबी है उसके लिए बेस्ट फीडिंग ऑप्शन क्या है, बार बार जिक्र कर रहा था, ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क से ज्यादा बढ़कर या हम कहें कि उससे ज्यादा अमृत बच्चे के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। बेस्ट मेथड फॉर थर्मल केयर, बच्चे को थर्मल केयर या हम कहें दोस्तों कि टेम्परेचर से जो है वो बचाने के लिए हमारे पास में सबसे अच्छा मेथड क्या है दोस्तों, KMC कंगारू मदर केयर सबसे बेस्ट है। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया, हालांकि सारे एग्जाम में पूछे गए इसलिए यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट लगाने की क्या जरूरत है। मेन कोज ऑफ डेथ इन LBW, ठीक है, लो बर्थ वेट से रिलेटेड जो हो मेन कोज क्या होता है, ठीक है, मेन कोज क्या है लो बर्थ वेट बेबी का डेथ का, वो है हमारे पास में सबसे पहली चीज इन्फेक्शन है, सेकेंड चीज RDS है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, एंड हाइपोथर्मिया है। ये सारे के सारे जो है वो मेन कोजेज हैं LBW के लो बर्थ वेट के। क्लियर है? तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज जो है वो LBW लो बर्थ वेट के बारे में डिस्कस किया, साथ के साथ आपको बताया कि लो बर्थ वेट जो है हमारे पास में भले ही ये लो बर्थ वेट है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा वजन रखता है, हर एक लाइन से इसमें क्वेश्चन आता है, जहां जहां से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने जो है वो डिस्कस की है, ठीक है। और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आया, कब क्या पूछा, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है। और शुरू में जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको वार्न कर दिया था कि और क्लासों को आप कैसे भी देख सकते हो, इसके लिए आपको नोटबुक जो है वो अपने साथ में रखनी है, क्योंकि सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम की दृष्टि से हमारे पास में ये टॉपिक बनता है। तो क्लास कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा, और क्लास में जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है उसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपके फीडबैक ही जो है वो हमारे पास में वो मोटिवेशनल वर्ड है, और इन्हीं के कारण जो है वो हम आज यहां तक पहुंचे हैं कि जो TNC बुलेट सीरीज हमने शुरुआत की थी और हमने कहा था कि पूरे 365 दिन चलाएंगे, अब तक हम आधे पड़ाव पे आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग की वजह से। तो क्लास के बारे में जरूर बताइएगा, क्लास में और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो उसके बारे में बताएगा, या आप क्लास के बारे में बताओगे तो इंप्रूवमेंट क्या करना है, कितना समझ में आया, मुझे एक आइडिया लगेगा, और उसी हिसाब से उस क्लास को हम जो है वो कंटिन्यू रख पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।